हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोकी प्लस एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी एमटीएस 2024 के लिए हिस्ट्री के टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, इनमें जो 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें हमने तीनों को शामिल कर लिया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न। तीनों हिस्ट्री को इसमें हमने शामिल कर लिया, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिहाज से। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वोदय शब्द का यूज किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या विनोबा भावे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अजातशत्रु ने, काल अशोक ने, बिंबिसार ने या फिर उदयन ने? तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का शासक था और जो मगध सम्राट था, और उसने अपने साम्राज्य में अंग को मिला लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, मगध क्षेत्र में शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। यानी कि ये हमारे पास चार वंश हैं जो कि मगध पर शासन करने वाले वंश हैं, इनको आपको क्रम से लगाना है। देखिए, सबसे पहले जो शासन किया था, मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाला था हर्यक वंश। कौन था भैया? हर्यक वंश था। हर्यक के बाद आए थे नंद शिशुनाग वंश, शिशु के बाद आए थे नंद वंश, नंद वंश के बाद आए थे मौर्य वंश। तो 4 2 3 1, तो 4 2 3 1 कहाँ बनना है? ऑप्शन डी में बनना है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, चंपा, कौशल या वैशाली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशाली। जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, तो उसमें से एक महाजनपद था वज्जी, और वज्जी की राजधानी वैशाली थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? अशोक ने, बृहद्रथ ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या बिंदुसार ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक ने। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवानाम्पीय प्रियदर्शी भी था? तो ये इसमें से किस व्यक्ति को देवानाम्पीय प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी, भगवान महावीर, या फिर ऑप्शन डी, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य? तो भी इसका सही जवाब हो जाएगा सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक को देवानाम्पीय प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, अशोक शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इनमें से कौन सा एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तोसाली नहीं था, तक्षशिला नहीं था, उज्जैनी नहीं था, या फिर इंद्रप्रस्थ नहीं था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, इंद्रप्रस्थ मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पहले, लगभग कितने वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था? देखिए, मौर्य साम्राज्य से कितने वर्ष पहले चीन में विशाल दीवार का निर्माण शुरू हो गया था? कितने वर्ष पहले? 2400 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले, 1200 या 5000 वर्ष पहले? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2400 वर्ष पहले। ठीक है भैया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासन के तहत एक प्रांतीय राजधानी थी? इनमें से कौन सी अशोक के शासन के तहत एक प्रांतीय राजधानी थी? तक्षशिला या उज्जैन? या फिर दोनों थी या एक थी? कितनी थी? देखिए भैया, दोनों ही थी। अशोक के शासन के तहत प्रांतीय राजधानी दोनों थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? तो भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ पर प्राप्त किया था? सोनगिरी में, श्रवण बेलगोला में, पावापुरी में या माउंट आबू में? तो भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था पावापुरी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो इसने हमसे पूछा भैया, भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बिहार में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में? तो ये भगवान महावीर स्वामी का जन्म बिहार में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था बिहार में? बिहार में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया? कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे भैया? पार्श्वनाथ थे। तो 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी थे, और पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? ये जैन धर्म के नियमों का पालन करना किसके लिए अधिक कठिन था? कारीगरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए या फिर महाजनों के लिए?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना कठिन था। ऐसा क्यों था भैया, ऐसा कठिन क्यों था? क्योंकि देखिए भैया, जैन धर्म में अहिंसावादी थे जैन धर्म के लोग। तो ये कीड़े मकोड़ों पर मारने पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जो किसान जो खेती करते थे, कृषि करते थे, तो उनसे कीड़े मकोड़े मर जाते थे, जिसकी वजह से किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना कठिन था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? वैशाली में। वैशाली में किया गया था, पाटलिपुत्र में या राजगृह में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो निम्नलिखित में से कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? भूमिमित्र, सुशर्मा, वासुदेव या नारायण? तो अंतिम शासक की बात की है तो अंतिम शासक था सुशर्मा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सुशर्मा। ठीक है, कण्व वंश में 4 शासक हुए थे। 4 शासकों में सबसे पहला शासक वासुदेव, जो कि प्रथम शासक संस्थापक कहा जा सकता है। इसके अलावा भूमिमित्र दूसरा, तीसरा नारायण और चौथा था सुशर्मा। इसका सही जवाब ये सुशर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, जिसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, निम्नलिखित में से उसका राजवंश कौन सा था? तो ये पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी, किस राजवंश की स्थापना की थी, हमसे इसने ये पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुंग। तो पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी, जो कि मौर्य सम्राट के बाद आया था। ठीक है भैया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक फेमस है गौतम पुत्र श्री सातकर्णी था। कौन था भैया? गौतम पुत्र श्री सातकर्णी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का पहला शासक था? कौन शुंग वंश का पहला शासक था? पुष्यमित्र शुंग, परममित्र शुंग, पशुपतिनाथ शुंग या फिर पारस मित्र शुंग? ये इनमें से कौन शुंग वंश का पहला शासक था? तो शुंग वंश का पहला शासक था पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहद्रथ यानी कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मारकर इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव, कनिष्क, देवभूति या पुष्यमित्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वासुदेव कण्व वंश का संस्थापक था। ये हमने अभी अभी आपको बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कनिष्क किस राजवंश के शासक थे? तो कनिष्क किस राजवंश के शासक थे? चोल के थे, सातवाहन के थे, नंद के थे या कुषाण के थे? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से थे? तो पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश से थे? पल्लव राजवंश से, मौर्य से, पांड्य से या चालुक्य से? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? निष्का, फाइयान, वेनसांग या इत्सिंग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, वेनसांग के नालंदा बिहार के भ्रमण के समय वहां का निम्नलिखित में से कौन प्रमुख था? तो भैया वेनसांग जब भ्रमण कर रहा था तो उस समय नालंदा बिहार में कौन प्रमुख था? बुद्धघोष, पदमबोधि, शीलभद्र या पदम संभव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीलभद्र। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वेनसांग के समय पर नालंदा बिहार का प्रमुख थे, नालंदा बिहार के प्रमुख कौन थे? शीलभद्र थे। कौन थे भैया? शीलभद्र थे। ये देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस पल्लव के शासनकाल के दौरान वेनसांग ने पल्लव राजधानी कांची का दौरा किया था? तो किसके शासनकाल में वेनसांग ने पल्लव की राजधानी कांची का दौरा किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय? तो इसका सही जवाब सी, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है भैया, आइए चले अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, महाबलीपुरम स्मारक किस राजवंश कला वास्तुकला में बनाए गए थे? तो महाबलीपुरम स्मारक किस राजवंश वास्तुकला में बनाए गए थे? पल्लव, पाली, चंदेल और गुप्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लव। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? रवि कीर्ति ने किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? विक्रमादित्य चतुर्थ, कीर्तिवर्मन द्वितीय, मंगलेश प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय? देखिए रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति की रचना की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, वातापी के चालुक्य वंश के किस शासक ने पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि ग्रहण की थी?
ये किस शासक ने पृथ्वी बल्लभ सत्याश्रय की उपाधि ग्रहण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन बी विक्रमादित्य ने, ऑप्शन सी राजा जयसिंह ने, या फिर कीर्तिवर्मन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, संगम कविताओं में उल्लिखित तमिल शब्द मुवेंद्र का अर्थ क्या है? तो मुवेंद्र का क्या अर्थ है भैया? समृद्ध है, धम्म महामत्य है, तीन प्रमुख है, या मुखिया है? मुवेंद्र का अर्थ होता है तीन प्रमुख। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, इब्राहिम लोदी था, अलाउद्दीन खिलजी था, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक था इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह सुल्तान कौन था जिसने सीरी नामक नगर बसाया था? ये सीरी किसने बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था, बलबन ने बसाया था, या फिर ऐबक ने बसाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामक नगर बसाया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? जगन्नाथ मंदिर को हैदराबाद को, सूर्य मंदिर कोणार्क को, सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र को, या फिर ओंकारेश्वर मंदिर पुरी को? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। अगला प्रश्न है हमारे पास, तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा नामक 40 रईसों के समूह का गठन किसने किया था? तो चालीसा नामक 40 रईसों के समूह का गठन किसने किया था? रजिया सुल्तान ने, मोहम्मद गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने? ऑप्शन डी इसका शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, वह दिल्ली का सुल्तान था, वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सजदा और पैबूस की प्रथा शुरू की थी? वह कौन था जिसने दरबार में सजदा और पैबूस की प्रथा शुरू की थी? इल्तुतमिश ने, लोदी ने, बाबर ने, या फिर गयासुद्दीन बलबन ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन है, लिखना भूल गए हम। आगे चल जाएंगे अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के विरुद्ध युद्ध में उसकी सेना का नेतृत्व किया था? तो फिर से पढ़ता हूँ, देखिए। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के विरुद्ध युद्ध में उसकी सेना का नेतृत्व किया था? मलिक काफूर, जफर खान, नुसरत खान, या उलुग खान? ऑप्शन ए मलिक काफूर इसका सही जवाब। आगे चलेंगे। आगे है अगला प्रश्न है हमारे पास, बीबी का मकबरा, औरंगजेब की पत्नी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो बीबी का मकबरा जो है वो औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है, और ये कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में, दौलताबाद में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में? तो इसका सही जवाब औरंगाबाद में है। औरंगजेब की पत्नी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, सिराजुद्दौला, या मीर कासिम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट थे। कौन थे भैया? आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? हुमायूं को, औरंगजेब को, अकबर को, या फिर जहांगीर को? ऑप्शन बी औरंगजेब इसका सही जवाब हो जाएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारे पास, मुगल सम्राट, तो किस मुगल सम्राट ने 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? भैया किसने 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? औरंगजेब ने, अकबर ने, बाबर ने, या जहांगीर ने? तो जहांगीर ने अनुमति दी थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस अंग्रेज व्यापारी का नाम बताइए जिसने दावा किया था कि उसने गुजरात में व्यापार के लिए अकबर से एक फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया था। उस अंग्रेज व्यापारी का नाम बताइए जिसने दावा किया था कि उसने गुजरात में व्यापार के लिए अकबर से एक फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया था। ऑप्शन ए थॉमस स्टीफेंस, ऑप्शन बी रॉल्फ फिच, ऑप्शन सी जॉन मिल्डन हॉल, या फिर सर थॉमस रो? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जॉन मिल्डन हॉल। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस शासक के शासनकाल के दौरान अवध, हैदराबाद, बंगाल और पंजाब जैसे राज्य स्वतंत्र राज्यों की स्थिति तक पहुंच गए थे? तो किस शासक के शासनकाल के दौरान? बहादुर शाह प्रथम, अकबर द्वितीय, औरंगजेब, या मोहम्मद शाह?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह के समय के दौरान या शासनकाल के दौरान अवध, हैदराबाद, बंगाल और पंजाब ये स्वतंत्र राज्यों की स्थिति तक पहुंच गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया था। तो उस समय भैया अवध का अंतिम नवाब कौन था जिसके संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया था? ऑप्शन ए वाजिद अली शाह, सिराजुद्दौला, आसफुद्दौला या फिर शहादत खान, बुरहानुल मुल्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 1764 में किसकी लड़ाई हुई थी? 1764 में फेमस है बक्सर की लड़ाई हुई थी। किसकी लड़ाई हुई थी भैया? बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। अगला प्रश्न है हमारे पास, मुगल सम्राट का अंतिम बादशाह कौन था जिसे अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया था? तो मुगल साम्राज्य का कौन सा अंतिम बादशाह था जिसे अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया था? बहादुर शाह द्वितीय, अकबर, अहमद शाह बहादुर या फिर औरंगजेब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, टीपू सुल्तान कब मैसूर के शासक बने थे? यह टीपू सुल्तान कब मैसूर के शासक बने थे? 1743 में, 1765 में, 1782 में या फिर 1763 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1782 में। तो टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर के शासक बने थे। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विकास हुआ था? तो किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विकास हुआ था? कन्नौज का युद्ध, चंदावर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध? तो ये किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विकास हुआ था? तो वह हुआ था तालीकोटा युद्ध की लड़ाई के या फिर तालीकोटा के युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? भैया सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में, चंडीगढ़ में, पटना में या बागपत में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, भक्ति संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? भैया तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए, अकबर, दारा शिकोह, औरंगजेब या जहांगीर? तो भक्ति संत तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था? तो किसने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था? गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु रामदास ने या फिर गुरु नानक देव ने? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, गुरु रामदास हो जाएगा। तो गुरु रामदास ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म के छठे गुरु थे? तो इनमें से कौन सिख धर्म के छठे गुरु थे? गुरु हरगोविंद, गुरु अंगद, गुरु रामदास या फिर गुरु अर्जुन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद सिख धर्म के छठे गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता था? तो वैष्णव भक्ति संतों को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता था? नयनार, निर्गुण, सगुण या अलवार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलवार। अलवार कहा जाता था। वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, पल्लव की राजधानी क्या थी? कांची, कन्नौज, महाबलीपुरम या पाटलिपुत्र? तो यहाँ पल्लव की राजधानी क्या थी? कांची थी भैया। पल्लव की राजधानी क्या थी? कांची थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत के नए संसद भवन में प्रतिस्थापित किए गए सेंगोल की अतीत के किस साम्राज्य में सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता है? तो सेंगोल को किस साम्राज्य में सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता है सेंगोल को? तो सेंगोल को देखा जाता है चोल साम्राज्य के प्रतीक के रूप में। ठीक है, चोल साम्राज्य के सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों के शासन का सही वर्णन करता है? देखिए ये हमारे पास 4 वंश दे रखे हैं। ये चारों को चारों वंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश हैं। आपको इनका क्रम बताना है कि भैया सबसे पहले कौन सा वंश, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा वंश आया था। देखिए सबसे पहले जो आया था संगम वंश आया था। संगम वंश के हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। संगम के बाद सालोब आया, फिर तालोब आया, तुलोब आया, फिर आरबीडू वंश आया
तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारे पास, गुलबर्ग कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला की किस शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो गुलबर्ग कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला की किस शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? मामलुक का, सिख का, दक्कन का या फिर नागर का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दक्कन का। अगला प्रश्न देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। ये संगम वंश से रिलेटेड थे, आगे याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, तुलुक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलुक राजवंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने, बिरसा मुंडा, नरसा नायक या फिर तीरथ सिंह ने? तो ये तुलुक राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, वीर नरसिंह। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारे पास, किस यूरोपीय कंपनी ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ये किस यूरोपीय कंपनी ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डेनमार्क या फ्रांसीसी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा से, व्यापार से, प्रशासन से या फिर कृषि से? तो वुड्स डिस्पैच जो है वो शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है भैया। अच्छा, वुड्स डिस्पैच कौन लेकर आया था? लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारे पास, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तमिल में, मलयालम में, संस्कृत में या उड़िया में? तो इसका सही जवाब होगा तमिल में। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारे पास, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? तो पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? 1630, 1616, 1637 या फिर 1645? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1616 में। ठीक है भैया। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारे पास, अवध को अंग्रेजों ने कब मिला लिया था? अवध को अंग्रेजों ने कब मिलाया था? अपने शासनकाल में, 1856 में, 1845 में, 68 में या फिर 1888 में? तो ये अवध को अंग्रेजों ने 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था? तो इनमें से किसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व लॉर्ड कैनिंग ने किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, क्लाइव ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने? देखिए भैया, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। आपको याद रखना होगा। ठीक है भैया। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारे पास, बक्सर की लड़ाई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान वाली सेना और किसकी संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो की सेना लड़ रही थी और भारतीयों की तरफ से किसकी संयुक्त सेना लड़ रही थी? मीर जाफर सिराजुद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय या फिर मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय या सिराजुद्दौला या फिर मीर कासिम मुगल बादशाह बहादुर शाह या शुजाउद्दौला या फिर मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय या फिर अवध के शुजाउद्दौला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर कासिम थे। एक तरफ मीर कासिम थे और ये शाह आलम द्वितीय थे और शुजाउद्दौला थे। एक तरफ ये थे और एक तरफ हेक्टर मुनरो की सेना थी और इसमें अंग्रेज जीत गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारे पास, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1846 में? रणजीत सिंह, खड़क सिंह, दिलीप सिंह या मराठा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा दिलीप सिंह। ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच में 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, सर जॉन शोर थे या वॉरेन हेस्टिंग्स थे? वॉरेन हेस्टिंग्स का सही जवाब हो जाएगा। 1773 से लेकर 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर थे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारे पास, मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? तो मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? कानपुर, जयपुर, बंगाल या अवध? तो मुर्शिद कुली खान ये बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो राजा राम मोहन राय ने
ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1876 में, 67 में, 1828 में या फिर 1857 में? देखिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी था, कॉर्नवालिस था या फिर हेस्टिंग्स था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था अलवार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में किस वर्ष में हुई थी? तो ये प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में किस वर्ष में हुई थी? 1857 में हुई थी, 1846 में, 1867 में या फिर 1886 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1867 में हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1867। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही बुरी सामाजिक प्रथाओं को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए किसकी शुरुआत की गई थी? फिर से पढ़ रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा इसे। सिख सुधारकों के द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही बुरी सामाजिक प्रथाओं को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए किसकी शुरुआत की गई थी? फराइसी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, गदर आंदोलन की गई थी, अकाली आंदोलन की या फिर निरंकारी आंदोलन की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकाली आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1897 में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था? देखिए रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद ने, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था। इसने हमसे पूछा है ये कहाँ पर स्थापित किया था? लाहौर में, वेलूर में, कलकत्ता में या दिल्ली में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वेलूर। वेलूर में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में नाना साहब ने, बेगम हजरत महल ने, वीर कुंवर सिंह ने या फिर तात्या टोपे ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार से। अगला प्रश्न देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कांची, गुलबर्ग, हम्पी या मगध? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी के बारे में कहा जाता है कि उसने अंग्रेजों के मुखबिर के रूप में कार्य करके विद्रोहियों के काम को विफल कर दिया था। उसका नाम क्या है? फिर से पढ़ रहा हूँ, फिर से ध्यान से समझिए कि दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी के बारे में कहा जाता है कि उसने अंग्रेजों के मुखबिर के रूप में कार्य करके विद्रोहियों के काम को विफल कर दिया था। उसका नाम क्या है? फातिमा बेगम, हजरत महल, जीनत महल या मुमताज महल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीनत महल। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 में जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विशाल विद्रोह हुआ था, 1857 में जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विशाल विद्रोह हुआ था, तब मुगल शासक कौन था? अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर या फिर आलमगीर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 में कानपुर के नेता कौन थे? तो 1857 में कानपुर के नेता कौन थे भैया? नाना साहब, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह या खान बहादुर खान? तो भैया कानपुर के नेता थे नाना साहब। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1857 के दौरान बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भैया 1857 के दौरान बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने, तात्या टोपे ने, कुंवर सिंह ने या खान बहादुर खान ने किया था? तो खान बहादुर खान ने बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? ये बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? पटना से, कानपुर से, लखनऊ से या बरेली से? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा लखनऊ। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 में पुणे, महाराष्ट्र में किसके द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था?
ये सत्यशोधक समाज जो कि 24 सितंबर 1873 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? पुणे में, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ज्योतिबा फुले, तो राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या सावित्री फुले? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1943 में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था? तो इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने तो 1943 में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, मौलाना अबुल कलाम ने किया था, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने? तो महिला के लिए तो एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1856 में, 1839 में, 1867 में, या फिर 1857 में? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी भैया? तो ये की गई थी 1839 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1839। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया था? फरवरी 1922, जनवरी 1922, मार्च 1922, या फिर अप्रैल 1921? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फरवरी 1922 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला फरवरी 1922 में किया था, क्योंकि इस समय चौरा चौरी कांड हो चुका था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन शुरू किया था? तो इनमें से किसने कूका आंदोलन को शुरू किया था? बाबा जवाहर भगत ने, सतगुरु राम सिंह ने, तीरथ सिंह ने, या फिर नरसा नायक ने? देखिए, कूका आंदोलन शुरू किसने किया था? कूका आंदोलन शुरू किया था सतगुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन को शुरू किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सन में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को समाधान करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह किया था? तो किस सन में गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह किया था? 1915 में, 1916 में, 17 में, या 18 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1918 में। तो 1918 में इन्होंने खेड़ा किया था, और 1918 में इन्होंने अहमदाबाद मिल सत्याग्रह किया था। ठीक है, इससे पहले 1917 में ये चंपारण करके आए थे। ठीक है, चंपारण में चंपारण आंदोलन को भाग लेकर आए थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1918। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना भैया किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, या फिर स्वामी दयानंद? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी? 1915, 1918, 1930, या फिर 1925? इसका सही जवाब होगा 1915। 1915 में महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, तो कौन से हिंसक कृत्य के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो कौन से हिंसक कृत्य के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? चौरा चौरी, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर दांडी मार्च? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चौरा चौरी। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, फजल अली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फजल अली आयोग। क्योंकि भैया राज्यों भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बनने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ये कौन सा था भैया? आंध्र प्रदेश था। याद रखेंगे इसे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि जब मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तब भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? जब मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन, इंदिरा गांधी, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? ठीक है भैया, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करते समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में
भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था 1962 में? चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ या म्यांमार के साथ? देखिए 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत का, चीन के साथ हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो किस सियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? जूनागढ़, हैदराबाद, दमनदीप या कश्मीर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था, क्योंकि पंचशील शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो पंचशील शब्द किससे संबंधित है? भारत की विदेश नीति, नीति आयोग की संरचना, अंतर्राज्यीय संबंध या मौलिक कर्तव्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत की विदेश नीति। पंचशील शब्द भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? 1971, 1962, 1955 या फिर 1978? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1971 तक। बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। अगला प्रश्न है हमारे पास, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था। कब किया गया था भैया? 1956 में किया गया था, फजल अली आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।